तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। देखो कार्बन आपका है या जो फर्स्ट मेंबर होते हैं सब अपने अपने ग्रुप के अंदर फर्स्ट मेंबर का प्रॉपर्टीज काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी के ग्रुप एलिमेंट से। उसका रीजन क्या है, कॉमन रीजन होते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट में तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, दे डिफर फ्रॉम द रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट्स ऑन सम फॉर सम रीजन्स। क्या क्या आपका कॉमन आते हैं रीजन? एक होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है, दे हैव वेरी स्मॉल साइज। यहाँ भी सेम कहानी है कार्बन के लिए। कार्बन इज हैविंग एनॉमलस बिहेवियर बिकॉज ऑफ मेन रीजन टेकन फर्स्ट पॉइंट स्मॉल साइज। नेक्स्ट रीजन कैन बी टेकन हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट रीजन कैन बी टेकन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और एक होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार आपका आएंगे रीजन्स में, जिसमें भी जिससे क्या होता है कार्बन और आपका इवन नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका सेम रीजन आप सब में छाप सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन इन द स्कूल एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट आएंगे प्रॉपर्टीज में? देखो पहला पॉइंट है कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कैन बी मैक्सिमम 4। कार्बन सो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 while others can show covalency up to 6। इसका रीजन क्या है? जो बाकी ग्रुप एलिमेंट होते हैं they can use vacant d orbitals to accommodate more than 8 electrons। जब कार्बन के पास क्या है, कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो कार्बन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अपने ऑक्टेट को और आगे एक्सपेंड कर पाए और दे कैन शो वैलेंसी ऑफ मोर देन 4। ये पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए। जबकि बाकी ग्रुप एलिमेंट में क्या होता है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ये पॉसिबल होता है। कंपाउंड ऑलरेडी बना के देख चुके हैं, लाइक सिलिकॉन फॉर्म Si F6 2 नेगेटिव आयन। वहां पर क्या होता है, हाइब्रिडेशन ऑफ सिलिकॉन बिकम sp3d2। डाउन द रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी है कम होता रहता है। जितना साइज छोटा है सेंटर एटम का उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। अगला पॉइंट आएगा कार्बन है हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट। अगेन साइज छोटा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। इससे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से आपका जो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, लेट्स को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट्स। और क्या है अगला है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ और विद द अदर आइटम ऑफ सिमिलर साइज एंड हैविंग आल्सो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। इन एलिमेंट से क्या होता है, कार्बन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर का लाइक इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये बनता है आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे। और क्या होता है जो बाकी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, उसका रीजन ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। इसका रीजन होता है कि साइज बड़ा होगा बाकी एटम्स का। तो होता क्या है, साइज बड़ा होने से जो इनके होंगे ऑर्बिटल्स उनका ओवरलैपिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और अगर इनका ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड वीक रह जाते हैं। देखो 2 पॉइंट है, साइज बड़ा होगा और सेकंड क्या है, एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। अगर इससे होता क्या है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे पाई बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स उनको टाइटली पकड़ना मुश्किल होता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए जो बाकी एलिमेंट होते हैं दे डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड्स बट दे कैन टेक पार्ट इन p d पाई बॉन्डिंग। और जो p d पाई बॉन्डिंग एबिलिटी उसका रीजन क्या है कि सेंट्रल एटम जो यहाँ पर होंगे दे विल यूज वैकेंट d ऑर्बिटल्स टू फॉर्म p d पाई बॉन्डिंग। और उससे होता क्या है कि उनमें अट्रैक्शन मतलब जो टेंडेंसी होगा उसका डाउन द ग्रुप, ये भी टेंडेंसी कम होता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो टेंडेंसी होता है टू फॉर्म p d पाई बॉन्डिंग वो कम होता है। रीजन क्या है, साइज बढ़ेगा उतने क्या होते हैं ऑर्बिटल्स जो हमारे होंगे ऑर्बिटल्स दे आर मोर डिफ्यूज, तो उनका ओवरलैपिंग उतना ही डिफिकल्ट होगा साइज बढ़ने के साथ साथ में। ठीक है, अदर्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी एंड अदर्स मेंबर्स फॉर्म p d मल्टीपल बॉन्ड्स एंड दिस एबिलिटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड। अगला प्रॉपर्टी था कैटिनेशन, ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। कैटिनेशन क्या होता है, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो एबिलिटी है एलिमेंट का टू फॉर्म चेन्स और द रिंग्स बाय जॉइनिंग विद द अदर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टी हाईएस्ट था कार्बन का, यूनिक होता है कार्बन के लिए ये वाला प्रॉपर्टी। इससे होता क्या है, कार्बन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, पूरा एक ब्रांच अलग होता है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि कैटिनेशन एबिलिटी और में बहुत कम होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम आपका और आपका जो लेड में तो होता ही नहीं है।
सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन में एबिलिटी काफी कम होता है, बट लेड डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। और होता क्या है इस प्रॉपर्टी से, कैटिनेशन प्रॉपर्टी से, एंड द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स। इनफैक्ट आपको यहाँ पे कार्बन होता है विच कैन शो एलोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के ऊपर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें स्पेशली क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस के बारे में। तो वी विल कंटिन्यू नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट योर टॉपिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। देखो यहाँ पर क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को समझने से पहले हम समझते हैं कि एलोट्रॉपी क्या होता है। एलोट्रॉपी एक प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्स का। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं विच कैन शो different physical modifications, so they have same chemical properties but different physical properties. So what this allotropy basically means, it is a property of element in which the elements have same chemical properties but different physical properties. This tendency of elements to show different physical modifications is called as allotropy. Element same होता है तो उसमें क्या होगा, they will have same chemical properties, because chemical property क्या होता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। तो chemical property सेम होता है, रिएक्टिविटी वेरी करता है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव हो सकता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सेम होती हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन क्या होता है एलोट्रॉपी का, ये समझते हैं। कॉमन रीजन क्या है जो आपका होता है एलोट्रॉपी का, डिफरेंट रीजंस फॉर एलोट्रॉपी। फर्स्ट कैन बी टेकन हियर, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि कार्बन के आपका एलोट्रॉप दिखा भी रहे हैं, लिखा भी नीचे है। तो पहला आता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगला आता है पॉइंट यहाँ पर जो सेकंड रीजन हम लिख सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। इफ यू टेक एग्जांपल O2, O3, ये आपके दो एलोट्रॉप्स हैं ऑक्सीजन के, O2 एंड O3। तो O2 में आपका 2 एटम है पर मॉलिक्यूल, O3 में आपका 3 एटम है पर मॉलिक्यूल। आपका सदा फास्फोरस के है, व्हाइट फास्फोरस में 4 एटम होते हैं, उसका पॉलीमेरिक फॉर्म होता है रेड फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस इज अगेन पॉलीमेरिक हैविंग नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल आल्सो विल बी कॉजिंग दिस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला हम बोल सकते हैं डिफरेंट मेथड्स, difference in different methods of crystallization, how they crystallize, under what conditions they crystallize। तो आपका आ सकता है, और हो सकता है different amount of energy available, different amount of energy available। ये कॉमन आपका रीजन होगा इसके लिए एलोट्रॉपी के लिए। ये एलोट्रॉपी आपके और भी एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में काफी सारे एलिमेंट्स हैं which can show this property of allotropy। तो वहां पर अगर आता है रीजन के why the element can show allotropy, उसका ये यहाँ पे रीजनिंग हो गया। अब आते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में। तो कार्बन में कौन से आपके एलोट्रॉप्स होते हैं वो देखते हैं। कार्बन में 2 टाइप के एलोट्रॉप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन, मींस आपका जो स्ट्रक्चर वाइज होता है, और एक होता है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि एक डेफिनेट ज्योमेट्री होता है पूरे सॉलिड के अरेंजमेंट के अंदर, और यहाँ पर क्या होता है अमॉर्फस में कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है, एटम्स आर अरेंज रैंडमली, तो वो आपका फॉर्म होता है अमॉर्फस। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आपके 3 हैं, एक आपका डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, और आपका एक होता है फुलरेंस। फुलरेंस सबसे लेटेस्ट डिस्कवर किए गए थे इन द ईयर 1985 बाय साइंटिस्ट H.W. क्रोटो, E. स्माली एंड R.F. कर्ल। ये साइंटिस्ट में कंबाइंड कंट्रीब्यूशन था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था फुलरेंस को। दे आर बेसिकली, अभी पढ़ाएंगे इसका स्ट्रक्चर, दे आर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन।
फ्लोरीन्स। अभी इसका हम आपको स्ट्रक्चर समझाएंगे भी पॉइंट्स ले लेके। अगला आता है अमॉर्फस फॉर्म में कोक है, चारकोल है, कार्बन ब्लैक। ये कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं एमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के। यहाँ पर हमको 3 पढ़ना है मेनली, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है मोस्टली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। तो इन 3 पे फोकस करेंगे यहाँ पर। तो हम लेते हैं पहले यहाँ पर डायमंड। टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसमें हम पहला पढ़ेंगे यहाँ पे डायमंड। क्रिस्टलाइन आपका स्ट्रक्चर है ये वाला डायमंड का। तो डायमंड में क्या होता है, इट हैज सम प्रॉपर्टी कैन नोट डाउन, लाइक यहां पे लिख लेते हैं डायमंड को। पहला आपका डायमंड आएगा। इसमें क्या होता है, इट हैज क्रिस्टलाइन लैटिस। क्रिस्टलाइन लैटिस इसका स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन होता है। इसमें यहां पर क्या होता है, ईच कार्बन एटम is sp3 hybridized and have tetrahedral arrangement। सभी कार्बन की तरफ समय क्या है, इसमें जो सारे आपके कार्बन एटम होंगे वो कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं ईच। और यहाँ पे क्या होता है, देखो नेटवर्क स्ट्रक्चर। अगर मैं रफली ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, एक कार्बन एटम दिया है तो इसका 4 आपके बॉन्ड होंगे कार्बन से, फिर अगला जो एटम है कार्बन का उसके और 4 बॉन्ड होंगे यहाँ पे। तो आपका चलता रहेगा इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है। फिर इसमें आपका चलेगा ऐसे स्ट्रक्चर, तो दे विल फॉर्म ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। अभी पूरा तो ड्रॉ करना अंडरस्टैंड आपका होगा इसमें कि हर एक कार्बन के 4 आपको बॉन्ड ड्रॉ करने पड़ते हैं। ईच कार्बन एटम विल हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो दे फॉर्म ए नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये आपका होता है। और इसमें क्या होता है, सभी कार्बन एटम कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पर क्या होता है, सब कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होता है, एंड दैट इज 154 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ ऑफ ईच cc बॉन्ड इज 154 पिकोमीटर थ्रू आउट। सभी का सेम होगा बॉन्ड लेंथ यहाँ पर। ईच कार्बन एटम क्या होता है, लिंक टू अदर 4 एटम्स, ठीक है। और क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको एक्सटेंड होगा, द स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन स्पेस एंड प्रोड्यूस रिजिड 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स। 3D नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स आपको बनेगा पूरा स्ट्रक्चर। इससे होता क्या है कि प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ेगा यहाँ पे। इससे होता क्या है, इस 3D और रिजिड नेटवर्क से क्या होता है, कार्बन इज डायमंड बिकम, तो डायमंड ही चल रहा है, तो डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ। क्या हुआ, इसी वजह से होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोवलेंट नेटवर्क होता है। डायरेक्शन तो आपको देख रहे हैं, इसमें शेप रहेगा टेट्राहेड्रल। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन, ड्यू टू एक्सटेंडेड कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। एक्सटेंडेड कोवलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे और क्या होता है, इसमें कार्बन के क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में। कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, और वो क्या होता है, ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन कोवलेंट बॉन्डिंग। तो होता क्या है, विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इट बिकम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मींस इट इज इंसुलेटर of electricity, but they can show thermal conductivity।
वहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द मींस एटम्स और पार्टिकल्स, द डायमंड कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बट इट इज ए बैड कंडक्टर और कैन से इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल नहीं होता है विच कैन कॉज विच कैन कॉज द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज। तो फॉर दैट रीजन इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट कैन शो थर्मल कंडक्टिविटी। और क्या होता है, इसका वैल्यू आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है अराउंड 2.5। सो इट कैन शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बोथ प्रॉपर्टीज। उससे होता क्या है, डायमंड बिकम ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इट इज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। डेंसिटी होता है डायमंड का अराउंड 3.5 ग्राम पर सीसी, इसका डेंसिटी होता है अराउंड 3.5 ग्राम पर सीसी, ज़्यादा होता है ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट में थोड़ा सा लेयर्ड स्ट्रक्चर आता है, अभी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो ये आपका मेन प्रॉपर्टी है डायमंड का। इसका यूज क्या होता है, इसी प्रॉपर्टीज के लिंक होता है आपका यूजेस। तो इसका यूज क्या होता है, आई शुड रब दिस पॉइंट। कुछ कॉमन देखते हैं यूजेस ऑफ डायमंड। एक कप सुनते हैं ना, ऐड आता है, हीरा है सदा के लिए। सो इट इज यूज्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन मेकिंग gems and ज्वेलरी। फिर क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, सो फॉर दैट रीजन इट इज यूज्ड एज फॉर ग्लास कटिंग एंड रॉक बोरर। रॉक में आपको बोर करना होगा तो रॉक बोरर में काम आता है। और कैसा काम आता है, इसका आता है मेकिंग डाइस। काम क्या है डाइस का, फॉर ड्रॉइंग थिन वायर्स फ्रॉम मेटल्स, फॉर दैट पर्पज इट इज यूज्ड एज एन abrasive for sharpening of hard tools। उसको आप शार्प नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एब्रेसिव होता है। और क्या होता है, एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर लाइटनिंग। अब तो खैर आपका जमाना चला गया है, जमाना आपका आया पहले CFL का, अब LED का जमाना आ चुका है। बट पहले आप देखेंगे पुराने टाइम पे बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिकल बल्ब जिसमें फिलामेंट था। फिलामेंट आपका जो है हीट होता था स्ट्रांगली, तब लाइट का प्रोडक्शन था उसमें। बट होता क्या है कि दे हैव हाई पावर कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो अभी इसको रिप्लेस करते हैं भाई लो पावर कंज्यूमिंग अप्लायंसेस। तो एनीवे ये हमारे डायमंड के कुछ कॉमन यूजेस होते हैं, ठीक है। तो आपका ये डायमंड होता है। नेक्स्ट वी टेक नाउ ग्रेफाइट। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट एज द सेकंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी क्या है, कार्बन का एक होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है, और इसका क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेयर्ड में क्या होता है कि एक लेयर होगा, उसमें क्या होता है सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ईच कार्बन एटम विल हैव 3 सिग्मा बॉन्ड एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म द पाई बॉन्ड, एंड दे हैव पाई, दैट फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड इन द एंटायर लेयर्ड स्ट्रक्चर। उससे होता क्या है कि लेयर के अंदर आपका जो ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आपका डिफरेंस है ग्रेफाइट और डायमंड का, कि डायमंड क्या होता है नॉन कंडक्टर, और हम बोल सकते हैं इसको इंसुलेटर होता है। कि कार्बन ग्रेफाइट में क्या होता है, डायमंड के अंदर जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर। बट ग्रेफाइट में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन आपके बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डीलोकलाइज, बट फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग पाई बॉन्ड विल बी डीलोकलाइज इन द एंटायर लेयर। तो विद इन ए लेयर ग्रेफाइट कैन शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है ग्रेफाइट के अंदर। अगर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होता है, अराउंड ईच कार्बन ज्योमेट्री बिकम ट्रायगोनल प्लेनर, और यहाँ पे रिंग बनते हैं, रिंग्स आर हेक्सागोनल प्लेनर रिंग होते हैं, और वो प्लेन के ऊपर फिर एक के ऊपर सेकंड लेयर फिर थर्ड लेयर ऐसे अरेंज रहते हैं। तो एक लेयर के अंदर आपका बॉन्डिंग होता है। कार्बन तो आपका जानते हैं नॉन मेटल है, तो नॉन मेटलिक कोवलेंट बॉन्डिंग। थोड़ा सा पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पर, उसको आप लाइट देख सकते हैं। पहले पॉइंट क्या है, लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक, कौन से, वीक वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। आपका मान लो लेयर को मैं ड्रॉ करता हूं रफली, एक आपका ऐसे होगा लेयर, ठीक है ना, रफली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक आपको चलेगा ऐसे, तो अगला लेयर होगा इसमें, तो लेयर्ड आपका जो स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर वो चलता रहेगा। तो आपका लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 340 पिकोमीटर। द लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इज 340 पिकोमीटर्स। दो लेयर का बीच का डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर्स। और क्या होता है, ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। सीसी बॉन्ड लेंथ विद इन द लेयर इज 141.5 पिकोमीटर। देखो यहाँ पे क्या था, डायमंड के अंदर सीसी बॉन्ड का जो वैल्यू था बॉन्ड लेंथ का वो था 154 पिकोमीटर। वहां पर क्या थे, प्योर सिंगल बॉन्ड्स। बट यहाँ पर क्या होते हैं, डीलोकलाइज पाई बॉन्ड होते हैं इसमें। तो यहाँ पर कितना दिया है बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 141.5 पिकोमीटर। ईच कार्बन एटम इज इन द लेयर इज sp2 hybridized with 3 sigma bond and the fourth electron will form 1 pi bond. फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड ओवर द होल शीट। सो होता क्या है उससे, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलोंग द शीट। और क्या होता है, शीट के जो बीच के इंटरेक्शन वीक होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इट क्लीव इजीली बिटवीन द लेयर्स एंड दस इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इससे होता क्या है, जो ग्रेफाइट का नेचर है कि आपका जो लेयर का स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, लेयर का बीच का इंटरेक्शन वीक होते हैं वहां ब्रेक होता है, इसलिए क्या होता है, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। और इससे होता क्या है कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ड्राई लुब्रिकेंट इन द मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर्स। ऑयल क्या होता है, जो नॉर्मली हम जहां पर ऑयल का यूज करना पॉसिबल नहीं होता है वहां पर हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं। जहां पर हमारे पास ऑयल को यूज करना पॉसिबल नहीं है एज लुब्रिकेंट, वहां पर हम ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं, स्पेशली उन मशीन्स में जहां पर क्या होता है हाई टेम्परेचर। तो यूजेस ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स रनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर वेयर द ऑयल्स कैन नॉट बी यूज्ड। ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। ये आपका एक लेयर का स्ट्रक्चर ट्राई किया शो करने का कि कैसे आपको दिखेगा एक लेयर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कार्बन एटम क्या होगा, इसके 3 आपको दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड है, एक हुआ 4th पाई बॉन्ड। तो ऐसे पूरा लेयर का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो एक लेयर है, फिर उसके ऊपर सेकंड लेयर हुआ, एटम जो सेंटर से सेंटर आपको मैच करेंगे, इंटरेक्शन रहेगा उसमें, वीक वान डेर वाल्स इंटरेक्शन होता है। ये आपका ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की पॉइंट्स है, ओके। नाउ नेक्स्ट वी टेक थर्ड वन, टेक वन इज फुलरीन्स। तो हम अगला लेते हैं यहाँ पे एलोट्रॉप्स में, वो होते हैं फुलरीन्स। फुलरीन्स क्या होते हैं, बेसिकली ग्रेफाइट को अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर हीट करते हैं स्ट्रांगली तो आपका कार्बन के वेपर बनते हैं विच इज कंडेंसिंग टू फॉर्म द फुलरीन्स। फुलरीन्स क्या है, थोड़ा लिख दिया इसमें, दे आर मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन इलेक्ट्रिक आर्क in presence of inert gases such as helium and argon. The sooty material formed, sooty means आपका जो धुआं टाइप का बनता है, जो सूटी मटेरियल धुआं टाइप का बनेगा उसको बोलते हैं सूटी मटेरियल, फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ द वेपराइज्ड कार्बन एन एटम CN स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ C60, सबसे ज्यादा अमाउंट होगा इसमें C60 का, प्लस थोड़ा सा अमाउंट होता है C70 का भी, प्लस कुछ और भी होते हैं कार्बन एटम जिसमें होना चाहिए इवन नंबर, लिखा है इट मेनली कंटेन C60 with smaller quantities of C70 and traces of fluorines containing even number of carbon atoms। यहाँ पे ध्यान रखिए पॉइंट ये वाला कि जितने फ्लोरीन्स होते हैं they contain even number of carbon atoms। सारे फ्लोरीन्स में क्या होंगे, even number of carbon atoms which can go up to 350 or even more, बट वो अनकॉमन है, उतने रेयर होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन है आपका C60 यहाँ पर,
तो इसका C60 और C70 दोनों का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, डिटेल में भी है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इसमें अगला पॉइंट क्या है, दे आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट डेंगलिंग बॉन्ड्स। एक होता है इसमें दे स्मूथ सरफेस, स्फेरिकल शेप होता है इसमें, और कोई भी डेंगलिंग बॉन्ड नहीं, जब बॉन्ड आपके एक्सटेंड नहीं होते बिल्कुल भी है, तो विदाउट डेंगलिंग बॉन्ड्स। आपका एक टर्म एनसीईआरटी क्या है, डेंगलिंग बॉन्ड्स, दे स्मूथ सरफेस। फिर क्या है, फुलरीन्स आर केज लाइक मॉलिक्यूल्स। C60 has the shape like soccer ball, also called as Buckminster fullerene और बकी बॉल। एक अमेरिकन था जियोडेसिक, एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने डिजाइन किए थे जियोडेसिक डोम्स जिनका शेप रिजेंबल करता था फुटबॉल जैसा, सॉकर बॉल, फुटबॉल बोलते हैं इसको, सॉकर बॉल जैसा। तो उसके टाइप का ही इनका स्ट्रक्चर होता है। तो उनके रिस्पेक्ट में उनके नाम के पीछे इनका नाम दिया गया था बकमिंस्टर फुलर, उसके नाम पे नाम दिया है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलर आपका एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे हु डिजाइन द जियोडेसिक डोम्स, तो उनके नाम पे दिया गया है और इनको शॉर्ट में बोलते हैं बकी बॉल। यहाँ पर आपका जो C60 का स्ट्रक्चर सबसे कॉमन स्टडी किया गया, इसमें क्या है, इट हैव 26 मेंबर्ड रिंग्स एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स। यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रेड में लिखा हुआ है, जो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं दे आर फ्यूज्ड with the other 5 membered ring and also with the other 6 membered rings। लेकिन 5 membered ring क्या होते हैं, they are fused only with the 6 membered ring। कोई भी दो 5 membered ring आपस में अटैच नहीं होते हैं, कॉमन शेयर नहीं करते पॉइंट्स को है। तो यहाँ पे लिखा है 6 membered ring is fused with 5 or 6 membered rings while 5 membered rings are fused only with the 6 membered rings। इसको ध्यान के पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। एक होता है C70, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं आगे, आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, सारे काम आने वाले पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगला दिया है C70, तो यहाँ पे क्या है C70, इट हैज 12 5 मेंबर्ड रिंग्स, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 25 6 मेंबर्ड रिंग्स। आपका C70 भी है, उतना कॉमन नहीं है। और होता क्या है C60 या 70 में क्या होता है, कॉमन पॉइंट क्या है, इसमें क्या हुआ, ऑल कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड sp2 हाइब्रिडाइज। यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें फुलरीन्स के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp2 हाइब्रिडाइज। यहां पर क्या होता है, ईच carbon atom has 3 sigma bonds with other 3 carbon atoms with other 3 carbon atoms, while the fourth electron, the remaining electron is delocalized means that can move in molecular orbitals which give aromatic nature to molecule। आपको C60 बारे में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक करेक्टर होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर पूछता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो आपका जो फुलरीन्स आपका दिया है 60 दिया है, बकी बॉल, दैट इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज डीलोकलाइज इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड फॉर दैट रीजन वो काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। और उसमें इससे होता क्या है कि इसके अंदर आता है एरोमेटिक नेचर। C60 में क्या होता है, दे आर 60 कॉर्नर्स, 60 होते हैं वर्टिसेस होते हैं इसके अंदर। और क्या होता है, दे हैव ईच कार्बन एटम हैव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बोथ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इफ इट ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट हैज द बॉन्ड लेंथ ऑफ 143.5 picometer and carbon carbon double bond has bond length of 138.3 picometer। एक्चुअली होता क्या है, डीलोकलाइजेशन, सिंगल बॉन्ड करेक्टर पूरा रहता नहीं है इसमें, तो बॉन्ड विल हैव इंटरमीडिएट बॉन्ड ऑर्डर
ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने बोला कि जो आपका ग्रेफाइट और डायमंड है ये क्या होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं, दे आर 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो उससे क्या होता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट दे बिकम इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्यों, उनका जो एक होता है 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो होते हैं इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बट जो फुलरिन्स होते हैं दे डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड इम्पार्ट देम कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर हम लेते हैं सपोज इसमें C60 means these fullerenes are soluble in organic solvents and they impart color to the solutions। अगर लेंगे C60 when dissolved in toluene, dissolved in toluene as solvent, dissolved in toluene, toluene आपका नाम पता है आपको स्ट्रक्चर वाइज, give purple color, whereas when we take C70 when dissolved in same solvent it gives orange red color, orange red color। ये हमारे कुछ पॉइंट हुए अबाउट द फुलरेंस। नाउ नेक्स्ट वी टेक सम पॉइंट्स कॉमन टू दिस एलोट्रॉप्स एंड सम डिफरेंसेस विद सम मोर पॉइंट्स अबाउट द एलोट्रॉप्स। नाउ वी कैन टेक सम पॉइंट्स मोर। जैसे हमारे एलोट्रॉप में दिए कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, इसमें एक तो पॉइंट क्या है, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड देयरफॉर। देखो एक होता है ना, इन थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। तो फॉर कार्बन क्या होता है, ग्रेफाइट इज टेकन द कार्बन्स स्टैंडर्ड स्टेट और थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो और जो एलिमेंट होते हैं फॉर विच एवर एलिमेंट आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, उनका हम क्या रहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन 0। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा H0F, क्या इसका मीनिंग होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज 0। बाकी आपका डायमंड हो गया या आपका जो फुलरेंस होते हैं उनका 0 नहीं होता है। डायमंड का वैल्यू है 1.90 किलोजूल पर मोल और फुलरेंस में C60 का दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया हुआ है इसका 38.1 किलोजूल पर मोल। 0 वाला थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। तो अगर आप बोलेंगे इफ ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली तो व्हाई नॉट डायमंड चेंज टू ग्रेफाइट मोर इजीली। देखो थर्मोडायनेमिकली नो डाउट ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, बट इसको चेंज करने के लिए ग्रेफाइट में एक बहुत हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है। टू चेंज डायमंड टू ग्रेफाइट द रिएक्शन रिक्वायर वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। अगर वो उतना हम हाई एक्टिवेशन एनर्जी दे सकते होंगे, वो कैसे मिलेगा, एट हाई टेम्परेचर इट कैन बी अवेलेबल, तो डायमंड कैन चेंज टू ग्रेफाइट। एक जैसे एग्जांपल देते हैं कि जो डायमंड के टिप होता है जिसमें ड्रिल मशीन के अंदर, तो अगर हम देखते हैं जब वो बहुत हीट हो जाएगा इसमें, जब वो ड्रिल मशीन का जो टिप होती है बहुत हीट हो जाती है, तो उससे कुछ कुछ आपका जो पार्ट होता है ब्रेक ऑफ होके अलग हो जाता है इसमें से बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट बहुत हीट होने पर। लेकिन आपका ये फिर उल्टा रिएक्शन होना चाहिए, तो उल्टा रिएक्शन हो पाएगा डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टेबिलिटी कम होता है, बट उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। बट उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। अगर हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं टू टेम्परेचर ऑफ 1600 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 50 to 60,000 एटमॉस्फेयर, उस कंडीशन में क्या ग्रेफाइट कैन चेंज बैक टू डायमंड, बट द डायमंड इज कॉल्ड सिंथेटिक डायमंड। तो यहाँ पर वही लिखा है ग्रेफाइट का जो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है तो ग्रेफाइट कैन चेंज टू सिंथेटिक डायमंड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ग्रेफाइट का दिस कैन फॉर्म सिंथेटिक डायमंड। और क्या होता है, कार्बन के और भी एलोट्रॉप थे कुछ जिनको बोलते थे कार्बन के अमॉर्फस एलोट्रॉप्स, जो इम्प्योर फॉर्म होते हैं। कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल आर द ऑल आर इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। कार्बन ब्लैक क्या होता है, इट्स ऑब्टेन बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये आपका हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन करते हैं बाय सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन स्मॉल अमाउंट्स। व्हेन सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड तब क्या होता है, दे कैन फॉर्म कार्बन ब्लैक। फिर क्या होता है, चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड एंड कोल रेस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर। आपका अगर वुड को हीट करते हैं तो आपको बनेगा चारकोल, और कोक बनता है आपको कोयला से। ठीक है,
इसमें हम थोड़ा सा और पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आपका डायमंड होता है, डायमंड इज unaffected, it is unaffected by, it is not dissolving or it is not dissolving or reacting with acids or alkalis, is unaffected by concentrated acids. But graphite changes to malicic acid, इसका नाम एक और होता है, और बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद और ट्रीटिंग हीट तो कर ही रहे हैं, on treating with hot concentrated nitric acid, मीन्स यहाँ पर काम क्या होता है इसका, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दैट कैन ऑक्सीडाइज ग्रेफाइट टू मैलिटिक एसिड। अगर हम ग्रेफाइट का रिएक्शन करते हैं तो क्या बने आपका यहाँ पर, विद हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इवन वी कैन टेक पोटेशियम परमैंगनेट टाइप कंपाउंड्स, तो क्या बनता है इसमें प्रोडक्ट, आपका बेंजीन बना सकते हैं डायरेक्टली है। हर एक सी पे क्या हुआ, एक COOH ग्रुप, इसी का नाम होता है मैलिटिक एसिड और बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, आपका जो और एलिमेंट है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, दे हैव डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, टिन के दो फॉर्म होते हैं। टिन आपका मेटल होता है, एक होता है इसका मेटेलिक फॉर्म, एक होता है अल्फा ग्रे फॉर्म। जो अल्फा ग्रे होता है वो होता है डायमंड स्ट्रक्चर, और बाकी अगला होता है मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है इसका टिन का। बट बाकी दोनों सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे विल हैव डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। भाई जैसे डायमंड होता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, सेम यहाँ पर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी स्पेशल है जर्मेनियम का, कि आपका अगर हमारा जर्मेनियम होगा इन लिक्विड फॉर्म, when forms solid जर्मेनियम, तब क्या होता है, इट एक्सपेंड्स, वॉल्यूम बढ़ता है। ये आपका यूनिक प्रॉपर्टी है 3 एलिमेंट के लिए, एक्सपेंड्स। ये केवल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज यूनिक, प्रॉपर्टी इज यूनिक टू 3 एलिमेंट्स। कौन से आपका एलिमेंट है, एक आपका गैलियम का है, एक जर्मेनियम का है, एक होता है बिस्मिथ का। ये 3 एलिमेंट का यूनिक प्रॉपर्टी है कि नॉर्मली हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं तो वहां पर वॉल्यूम कम होना चाहिए देन लिक्विड स्टेट, लेकिन आपका इन 3 मेटल में क्या होता है, वॉल्यूम आपका जो है बढ़ता है व्हेन द लिक्विड विल सॉलिडिफाई। वो होता क्या है, स्ट्रक्चर चेंज होगा इसलिए। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स हुए, मेन पॉइंट हुए इसके बारे में। अब थोड़ा देखते हैं यूजेस ऑफ द कार्बन। कार्बन के यूज काफी सारे होते हैं, ऐसे आपको बोल दे रहा हूँ, उसमें आप अपना पढ़ सकते हैं CRT से भी। देखो एक तो होता है कार्बन का, मेनली आपको हुआ डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट का क्या होता है, डायमंड का ऑलरेडी यूज बोल चुका हूँ मैं। ग्रेफाइट का यूज क्या होता है, ऑलरेडी बोला था कि यूजेस लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर इन मशीन्स, जहां पर क्या होता है यूजेस ड्राई लुब्रिकेंट। एक होता है आपका राइटिंग पेंसिल, जिसमें अगर हम थोड़ा हेल्प करते हैं फॉर राइटिंग पर्पज, ग्रेफाइट को हम मिक्स करते हैं किसी और स्टिकी मटेरियल से, तो दैट कैन बी यूज देयर। और आपका जैसे एक होता है कार्बन फाइबर्स, जैसे बहुत लाइट वेट होते हैं, तो लाइट वेट होते हैं प्लस बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्पेशली आपका फुलरेंस का हुआ, वो फाइबर्स होते हैं। तो होता क्या है, दे आर वेरी लाइट वेट एंड वेरी स्ट्रांग, तो दे आर यूज्ड टू मेक बैडमिंटन रैकेट्स, टेनिस रैकेट्स, पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स,
और जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट होता है कि लाइट मटेरियल प्लस स्ट्रॉन्ग मटेरियल, उस केस में वी आर यूजिंग कार्बन फाइबर मिक्स विद द अदर एलिमेंट्स, अदर स्पेशली मेटल्स जो होते हैं लाइट वेट मेटल्स, उनसे मिक्स करके उनको स्ट्रॉन्ग करके हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट हो गए यूजेस ऑफ कार्बन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। तो आपका इसमें जो पढ़ना है मेनली CO, CO2 गैसेस, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलिए